Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about locomotor disability. तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली लोकोमोटर डिसेबिलिटी फॉर लोअर एक्सट्रीमिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज वाइज, उसका मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसीजर बताऊंगी. ऑल्सो मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई है अबाउट द डिसेबिलिटी, तो आप पहले एक बार जाके उसे देख लीजिएगा, तभी आपको इस वीडियो में जो मैं टर्म्स बोलूँगी वो समझ आएंगी. Also, if you want to take personal classes and notes from me, so you can contact me through the email ID mentioned here, that is physiotherapyclasses09@gmail.com. तो पहले आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ अबाउट लोकोमोटर डिसेबिलिटी. तो बच्चों लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होता है कि जो पर्सन है उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि हमारी बॉडी में जो लोकोमोटर सिस्टम होता है विच हेल्प्स इन आवर मूवमेंट, ठीक है, मोशन करवाने में बॉडी को हेल्प करता है. अगर उस स्ट्रक्चर, उस सिस्टम, उस बॉडी सिस्टम की वजह से पेशेंट इज़ हैविंग डिसेबिलिटी, तो उसे हम कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, राइट. तो जब हम डिसेबिलिटी को इवैल्यूएट करते हैं ना बच्चों, तो हम एक सर्टिफिकेट देते हैं पेशेंट को अबाउट द परसेंटेज ऑफ हिज डिसेबिलिटी, ठीक है. तो ये सारी जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ये ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो में कवर है इन डिटेल, ठीक है. यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे रही हूँ एक. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट, ठीक है. तो जो बच्चों हम जो सर्टिफिकेट देते हैं दैट इज़ इशूड बाय अ मेडिकल बोर्ड, ठीक है. तो मेडिकल बोर्ड एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि हाँ भाई, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी XYZ पेशेंट आया, पर्सन आया, उसको अपना डिसेबिलिटी इवैल्यूएट करवाना है, तो आई विल गिव हिम अ सर्टिफिकेट सो दैट इट इज़ प्रूफ, ठीक है. उसके पास वो प्रूफ होगा कि हाँ मेरा डिसेबिलिटी मान लो 60% है, 90% है, 20% है, 30% है, जो भी है वो, ठीक है. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन. अब नाउ बच्चों लोकोमोटर डिसेबिलिटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फॉर अपर एक्सट्रीमिटी, फॉर लोअर एक्सट्रीमिटी एंड फॉर द ट्रंक. तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग लोअर लिम्ब प्रॉब्लम, लोअर एक्सट्रीमिटी में अगर उसको प्रॉब्लम है तो, ठीक है. तो सबसे पहले हम बच्चों मेजरमेंट करेंगे. अब जो लोअर एक्सट्रीमिटी के फंक्शनिंग होते हैं, देखो लोअर एक्सट्रीमिटी के हमारे बॉडी में 2 फंक्शन होते हैं, एक तो मोबिलिटी का फंक्शन होता है और एक स्टेबिलिटी का फंक्शन होता है. तो हमें ये दोनों फंक्शन ही असेस करने हैं, ठीक है. तो जो लोअर एक्सट्रीमिटी का डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन है वो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मोबिलिटी और स्टेबिलिटी. मोबिलिटी क्यों? क्योंकि वो हमें चलने में हेल्प करता है. हम हाथों से तो नहीं चलते, ना ही हम ट्रंक से चलते हैं, हमारा लोअर लिम्ब भी हमें मूवमेंट में वॉक करने में हेल्प करता है. तो इट इज़ द मोबिलिटी कंपोनेंट. और स्टेबिलिटी क्योंकि पेल्विस जो है, लोअर लिम्ब जो है, अगर हम सीधे इरेक्ट स्टैंडिंग में खड़े होते हैं तो स्टेबिलिटी कहाँ से आ रही है? लोअर लिम्ब से आ रही है, ठीक है. लेग्स के थ्रू आ रही है, फीट के थ्रू आ रही है हमारी स्टेबिलिटी, ठीक है. तो इसलिए स्टेबिलिटी कंपोनेंट भी असेस करते हैं हम इसके अंदर. अब बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं मोबिलिटी कंपोनेंट की. तो जो मोबिलिटी कंपोनेंट होता है ना बच्चों, इन मान लो 100% है, तो 100 में से 90% हिस्सा होता है मोबिलिटी कंपोनेंट का, ठीक है. यानी कि 100 में से 90 इस मोबिलिटी कंपोनेंट, ठीक है. तो इसके अंदर हमने 2 चीज़ें इंक्लूड करी. देखो लोअर एक्सट्रीमिटी का डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन हमने 2 में डिवाइड किया, मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी. मोबिलिटी को फर्दर हमने 2 में डिवाइड किया, रेंज ऑफ मोशन और मसल स्ट्रेंथ में, ठीक है बच्चों. तो जब हम रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो जो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन इन मोबिलिटी कंपोनेंट इज़ 90%, ठीक है. अब देखो कंफ्यूज नहीं होना. देखो डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन ऑफ लोअर लिम्ब सबसे ऊपर, उसको हमने 2 में डिवाइड किया, मोबिलिटी कंपोनेंट, स्टेबिलिटी कंपोनेंट. मोबिलिटी कंपोनेंट कितना था हमारा? 90%. फिर हमने मोबिलिटी को भी 2 में डिवाइड किया, रेंज ऑफ मोशन एंड स्ट्रेंथ. तो रेंज ऑफ मोशन को हमने कितना दिया? 90%, ठीक है. जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अब 90% कैसे दिया हमने मोबिलिटी को? क्योंकि हमारे लोअर लिम्ब में 3 जॉइंट्स हैं, हिप, नी एंड एंकल. तो सब पे 30 30 30, तो टोटल कितना हो गया? 90%, ठीक है बच्चों. फॉर एग्जाम्पल अ फ्रैक्चर ऑफ राइट हिप जॉइंट बोन्स में अफेक्ट द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द हिप जॉइंट. ROM ऑफ द अफेक्टेड हिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल हिप. ऑब्वियसली अगर आपके एक पैर में फ्रैक्चर है और एक पैर आपका नॉर्मल है, उसमें कोई चोट नहीं लगी हुई, तो जिस पैर में आपके चोट लगी है, फ्रैक्चर है, उसका जब आप रेंज ऑफ मोशन देखोगे तो वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल वाला पैर, है ना. तो देखो
जो हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन है इसका अगर मान लो एक्टिव ROM पेशेंट का है 70%, हिप एबडक्शन एडक्शन का हो गया 60 और हिप रोटेशन हो गई 30%, तो इन सब में मुझे लॉस पता चल गया ROM का, मैंने परसेंटेज निकाल लिया। परसेंटेज कैसे निकाला ये बच्चों, जो नॉर्मल वैल्यू थी, ठीक है, जो नॉर्मल होनी चाहिए उसको मैंने पेशेंट का जो एक्टिव वैल्यू आई है थ्रू गोनियोमेट्री उससे माइनस किया और डिवाइड कर दिया, जैसे हम परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। तो उससे मैंने लॉस ऑफ ROM इन परसेंटेज कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे वैल्यूज़ पता चल गई उसकी। उसके बाद जो मीन लॉस ऑफ ROM ऑफ राइट हिप, मतलब जो मेरा फ्रैक्चर्ड हिप था, इज़ 50 + 33 + 66 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 50%। अब ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं बच्चों, जो ये मैंने लॉस ऑफ ROM निकाली है यहाँ पे 50, 33 एंड 66। तो मेरा मीन लॉस कितना होगा जब मैं इन सबको प्लस करके आपस में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि देखो हमने किया था ना कि जो हमारा मोबिलिटी कंपोनेंट है पूरे लिम्ब का दैट इज़ 90%, क्योंकि 30-30 ईच में डिवाइडेड था, है ना। तो ऐसे ही हमें पूरे का निकालना है, तो वो इस तरीके से निकलेगा। सिंस द हिप कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द टोटल मोबिलिटी कॉम्पोनेंट, हिप 30 क्यों, क्योंकि बाकी नी और एंकल पे भी 30-30 डिवाइडेड है, क्योंकि टोटल जो मोबिलिटी का कॉम्पोनेंट है वो 90% है, ठीक है। सो द लॉस ऑफ मोशन इन रिलेशन टू द लोअर लिम्ब विल बी 50 × 0.30 दैट इज 15%. Now, if more than one joint of the limb is involved, the mean loss of ROM in percentage should be calculated in relation to the individual joints separately and then added together as follow to calculate the loss of component in relation to that particular limb. अब बच्चों जो मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, इसका क्या मतलब था कि हमने सिर्फ हिप पे चोट लगी उसका हमने कैलकुलेट किया। अब अगर मान लो किसी को हिप पे भी प्रॉब्लम है और नी पे भी प्रॉब्लम है, तो हम दोनों का साथ साथ नहीं निकालेंगे, हम दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल कंबाइन इट टुगेदर, ताकि हमें टोटल परसेंटेज मिले कि हाँ 90% में से हिप और नी का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो गया है। तो हमें जो एंटायर, क्योंकि हमें एंटायर लिम्ब का परसेंटेज निकालना है मोबिलिटी का, दैट इज़ 90%, तो हम 30-30-30 जो हमने डिवाइड किया है 3 जगह उसको एक जगह लेके आएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ROM हिप जॉइंट का है 50% अफेक्टेड लॉस में है और नी का 40% अफेक्टेड है, ठीक है। सो द लॉस ऑफ मोबिलिटी कंपोनेंट ऑफ द अफेक्टेड लोअर लिम्ब, यानी कि पूरे लोअर लिम्ब की बात हो रही है इंक्लूडिंग द एंकल, ठीक है, विल बी 50 × 0.30 प्लस 40 × 0.30। अब ये 0.30 क्या है बच्चों, जो 30%, जो कि नॉर्मल हिप और नी की वैल्यू है 30% की है ना। अगर हम 90 से 3 बार डिवाइड 90 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो 30-30-30 ऑन हिप, नी एंड एंकल, तो उनका वैल्यू आ गया 0.30, सो दैट इज़ 27%। नाउ द मोबिलिटी कंपोनेंट का दूसरा हिस्सा क्या था बच्चों, मसल स्ट्रेंथ, राइट, हमने पढ़ा था। तो ये कंप्राइज क्या करता है, 90% ये भी कंप्राइज करता है, यानी कि जो हमारा मोबिलिटी कंपोनेंट है उसके अंदर 2 चीज़ें थी, ROM एंड दी मसल स्ट्रेंथ। तो RM ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट 90% रेंज ऑफ मोशन एंड दी मसल स्ट्रेंथ ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट 90%। सो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो मोबिलिटी कंपोनेंट का कितना बन जाता है, 90%, राइट। So the strength of muscle can be tested by the manual method and graded 0 to 5, ठीक है, जो हम नॉर्मल MMT का स्केल यूज़ करते हैं वही स्केल है बच्चों। और यहाँ पे इन्होंने इनका लॉस ऑफ स्ट्रेंथ का परसेंटेज दिया है कि 0 पे 100% मसल स्ट्रेंथ लॉस है, ऐसे ही करते करते 5 पे देयर इज़ 0% लॉस ऑफ द मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। So mean percentage of muscle strength loss around a joint is multiplied by 0.30 to calculate the loss in relation to limb. अब बच्चों मसल स्ट्रेंथ का भी सेम वैसे ही निकलेगा, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ का कंपोनेंट भी 90% है फॉर द एंटायर लिम्ब। तो हिप, नी, एंकल तीनों पे कितना हो गया, 30-30% कंबाइन करके 90 आ गया, राइट। तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब हमें बच्चों मोबिलिटी कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू कंबाइन करनी है, क्योंकि मोबिलिटी के अंदर 2 चीज़ें आ रही थी, रेंज ऑफ मोशन एंड दी स्ट्रेंथ। तो मैंने रेंज ऑफ मोशन भी निकाल लिया पेशेंट का, मैंने स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब मुझे मोबिलिटी कंपोनेंट अगर निकालना है तो मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा, ROM की भी और स्ट्रेंथ की भी,
ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी 90 माइनस ए अपॉन 90, वेयर a इज़ हायर वैल्यू, b इज़ द लोअर वैल्यू। अब हायर और लोअर वैल्यू क्या है बच्चों, जैसे मान लो आपने ROM का देखा, मान लो ROM की वैल्यू आई आपकी 50%, 50 आई, ठीक है, और आपने स्ट्रेंथ चेक किया और आपका स्ट्रेंथ आ गया 60, तो इनमें ज़्यादा बड़ा कौन सा हुआ, 60। तो यानी कि जो आपकी स्ट्रेंथ की वैल्यू आई है 60, दैट इज़ द हायर वैल्यू, और जो 50 आया है वो लोअर वैल्यू है फॉर द ROM की तो वैल्यू है 50, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो वो आपकी हो गई बी वैल्यू। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको मोबिलिटी कॉम्पोनेंट जो है लोअर एक्सट्रीमिटी का वो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू शो किया है कि 16% लॉस ऑफ मोशन का और मसल स्ट्रेंथ का लॉस है 8%। तो कंबाइन हमने क्या किया, मोशन का लॉस है 16%, स्ट्रेंथ का लॉस है 8%, तो वैल्यू कौन सी बड़ी है, 16। तो फिर हमने फॉर्मूले में पुट किया, ए आ गया 16, बी आ गया 8, तो कंबाइंड वैल्यू क्या आई मोबिलिटी कॉम्पोनेंट की, 22.6%। ठीक है बच्चों। अब दूसरा आता है बच्चों स्टेबिलिटी कंपोनेंट। तो स्टेबिलिटी कंपोनेंट की जो टोटल वैल्यू होती है दैट इज़ 90%, राइट। अब स्टेबिलिटी कंपोनेंट को हम टेस्ट कैसे करते हैं, तो इसमें बच्चों 9 एक्टिविटीज़ होती हैं विच नीड्स टू बी टेस्टेड। सो ईच एक्टिविटी हैज़ अ वैल्यू ऑफ 10%. The percentage value in relation to each activity depends upon the percentage of loss of stability in relation to each activity. तो हम पेशेंट से 9 एक्टिविटीज़ कराते हैं और उन 9 एक्टिविटीज़ का एक एक्टिविटी का परसेंटेज होता है 10%, तो उसके हिसाब से हम पेशेंट का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर दी स्टेबिलिटी कंपोनेंट। तो ये बहुत आसान है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स, सो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैव बीन गिवन फॉर पेन, डिफॉर्मिटी, कॉन्ट्रैक्चर, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड शॉर्टनिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने मोबिलिटी और स्टेबिलिटी कंपोनेंट में इंक्लूड नहीं की। बट ऑब्वियसली अगर एक पेशेंट डिसेबल्ड है और उसको लोअर एक्सट्रीमिटी में प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है ना, होंगी पेशेंट को, तो यहाँ पे हम उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं। सो मैक्सिमम पॉइंट्स टू बी एडेड आर 10% एक्सक्लूडिंग शॉर्टनिंग। सो अगर डिफॉर्मिटी है, फंक्शनल पोजीशन में है तो हम 3% देते हैं, नॉन फंक्शनल पोजीशन में है सो वी गिव 6%। अगर पेशेंट को पेन है, माइल्ड है तो 3, मॉडरेट है तो 6 एंड सिवियर है तो 9% हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे देते हैं। सेंसेशन लॉस में अगर कंप्लीट लॉस है तो 9 एंड पार्शल है तो 6%। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन सुपरफिशियल है तो 3% ऐड कर दिया जाता है एंड डीप है तो 6%। शॉर्टनिंग अगर 1 इंच की है तो नथिंग इज एडेड, बट एवरी एडिशनल 1/2 इंच की शॉर्टनिंग हो रही है तो एवरी 1/2 इंच पे 4% इज एडेड। सो दिस इज अबाउट द डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन फॉर लोअर लिम्ब। तो इसमें हमने बात करी मोबिलिटी कंपोनेंट, स्टेबिलिटी कंपोनेंट एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स। मोबिलिटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, रेंज ऑफ मोशन एंड मसल स्ट्रेंथ। जो हमारा स्टेबिलिटी कंपोनेंट था बच्चों, उसके अंदर हमें पेशेंट से 9 आइटम्स टेस्ट करवाने होते हैं जिनका ईच का 10% होता है, उसके थ्रू हम स्टेबिलिटी कंपोनेंट निकाल लेते हैं। फिर मोबिलिटी कंपोनेंट को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हम ROM और स्ट्रेंथ को एक साथ कंबाइन करते हैं थ्रू द फॉर्मूला जो मैंने आपको दिखाया था, उससे हमारा मोबिलिटी कंपोनेंट जो है वो आ जाता है। सॉरी आई एम सो सॉरी। जो हमारा मोबिलिटी कंपोनेंट है उसके अंदर आ जाता है हमारा स्ट्रेंथ और रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन हमने निकाला, ठीक है, और जो स्ट्रेंथ है वो हमने MMT वाला जो स्कोर होता है 0 to 5 उससे निकाल लेते हैं। फिर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे थ्रू द फॉर्मूला दैट इज़ यूज्ड और उससे हमारा मोबिलिटी कंपोनेंट आ जाएगा। जो स्टेबिलिटी कंपोनेंट है बच्चों, वो हम 9 आइटम्स टेस्ट कराते हैं पेशेंट को, हर आइटम का 10% होता है एंड देन वी कैलकुलेट द स्टेबिलिटी कंपोनेंट। और उसके बाद आता है हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि मैंने आपको गिनवाया कि कैसे कैसे हमें ऐड ऑन करने होते हैं। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।